बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, 9:30 का ये हमारा पहला शो है, तो इसलिए तमाम देखने वालों को नए साल की एक दफ़ा फिर मुबारकबाद। हमने 31 दिसंबर 2021 को भी शो किया था, लेकिन चूंकि पहला शो है तो हमने कहा दोबारा मुबारकबाद देते चलें। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा से खिताब किया। कलीदी खिताब था जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि मुआशी बुरान से निकलने का जो वाहिद और बड़ा और जौहरी हल ये है कि अपनी बरामदात में इजाफा किया जाए। अगर हम सब्जियां और आम चीज़ें ही बरामद करते रहे तो इस जो विशियस साइकिल है इससे हम बाहर नहीं निकल सकेंगे। और उन्होंने टर्की की मिसाल दी कि तुर्की ने किस तरह अपने आप को मौशी तौर पे इस्तेहकाम दिलवाने के लिए बरामदात के लिए खसूसी इकदाम उठाए। उन्होंने कहा कि चीन के साथ पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हैं, चीन पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हमने अपनी तरजीहात को कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनाना होगा। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी सनती इनकलाब और ज़राअत, इसमें जिद्दत लानी होगी। चाइना ने जिस तरह दोनों फील्ड्स में कमाल तरक्की हासिल की, उसी को मिसाल बना के पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज अपने तर्जुमानों का भी इजलास किया, जिसमें वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना ने शुरका को जो हुकूमत की मौशी पॉलिसी है, बिलखसूस लास्ट वीक जुमेरात को जो मालियाती तरमीमी बिल पेश किया गया जिसमें 343 अरब रुपए की जो टैक्स छूट है उस पर नज़रसानी की गई और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आदमी 2 अरब रुपए का है, उस हवाले से भी कॉन्फ्रेंस पे लिया किया और बताया गया। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और अगर सियासत की बात करें तो नए साल में भी सियासत में जो लास्ट ईयर के एंड में बात हो रही थी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, उसका चर्चा ज़ोरों शोरों से जारी है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज भी कहा और उससे कबल भी उन्होंने कराची में कहा था कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए जो हुकूमत अदालत भी जा रही है। शहबाज शरीफ साहब जो कायदे हिस्ब खिलाफ है वो उनके ज़ामिन बने थे और उन्होंने कहा कि अदालत आलिया को अस खुद नोटिस भी लेना चाहिए। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो तर्जमान नून लीग का उनकी उन्होंने ऑफिशियली कहा कि जब नवाज शरीफ साहब को डॉक्टर्स इजाज़त देंगे तब वो वतन वापस आएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी 23 मार्च को महंगाई मार्च, क्योंकि अभी साल का आगाज़ हो गया, उसकी बात की। तमाम उमूर का आज की नशिस्त में हम अहाता करेंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, लॉ एंड जस्टिस कायमा कमेटी के चेयरमैन, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा में आपको खुशामदेद। और नसीम सदीकी साहब ने स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं, अब तक भी अपना शो करते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद मेहमान को फॉर्म वेलकम। मैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? जी बिल्कुल। बैरिस्टर साहब जरा बताइएगा, नवाज शरीफ साहब की जरा वापसी से बात का आगाज कर लेते हैं। लीगली फवाद चौधरी साहब, चूंकि खुद भी वो जाहिर बात है बैकग्राउंड उनका लॉ का है, उन्होंने पहले भी कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि बरतानिया से मुलजिमान की बातचीत में पेशरफ्त हो रही है और अब कहा जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हिदायत दी है कि वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करें जिस फोरम से उनको इजाज़त दी गई थी और शहबाज शरीफ साहब जो जामिन बने थे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, लीगली स्पीकिंग ये सर इसके क्या असरात हो सकते हैं और इस पर रिलीफ मिल सकता है? हुकूमत जो चाह रही है उस पर अमल दरामद हो सकता है? इस पर आला अदलिया का क्या रोल हो सकता है सर? देखिए, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक चीज़ तो है नवाज शरीफ साहब को वलायत से इनिम से वापस बुलाना या लेके आना, वो एक मामला है। और दूसरा मामला है जो हाई कोर्ट ने जब उनको इजाज़त दी थी कि वो नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाएं क्योंकि उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था, बहुत बीमार थे और खदशा था कि उनको इलाज यहाँ नहीं मिल रहा, तो उसके बेसिस पे शहबाज शरीफ साहब ने एक एफिडेविट दिया था कि वो जब ठीक हो जाएंगे तो वापस उनको लेके आया जाएगा। अच्छा। वो कार्रवाई शहबाज साहब के खिलाफ जो है उस एफिडेविट के बेसिस पे, वो अलग चीज है। अच्छा। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का ताल्लुक है, वो डिपेंड करता है कि आपके मुल्क में, पाकिस्तान में और इंग्लैंड में कोई मुआहदा है, कोई ऐसी ट्रीटी है जिसके तहत उनको वापस लाया जा सकता है कि नहीं। अगर ट्रीटी नहीं है तो पाकिस्तान के पास कोई ऐसा कानूनी रास्ता नहीं है कि हम फोर्स कर सकें, मजबूर कर सकें बरतानी हुकूमत को कि वो उनको वापस भेजें। तो ये फैक्ट, हकीकत ये है कि ट्रीटी नहीं है, कोई ऐसा मुआहदा नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान
रिक्वेस्ट तो भेज रहा है, हर सतह पे रिक्वेस्ट भेज रहा है कि उनको वापस भेजा जाए। उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया है, पासपोर्ट भी उनका एक्सपायर हो गया है, लेकिन हम मजबूर नहीं कर सकते बरतानी हुकूमत को कि वो वापस भेजें। वो बरतानी हुकूमत की अपनी मर्जी है, कोशिश हो रही है। उम्मीद है कि अब कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर आएगा वहां से, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अभी तक वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। जहाँ शहबाज तक दूसरा मामला है, जी जी वो अदालत पाकिस्तान भी वहां से नहीं बुला सकती नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि हमारी अदालत का जो हदूद है, जो उसका दायरा इख्तियार है, वो पाकिस्तान के अंदर ही है या पाकिस्तान के हुकूमत के ऊपर है या पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस पे है। वो डायरेक्ट नहीं कर सकती किसी बैरूनी मुल्क को, इंग्लैंड को डायरेक्शन नहीं दे सकती कि आप भेजें। लेकिन वो ये जरूर कर सकते हैं कि अगर उनके सामने कोई शख्स ने एफिडेविट गलत दिया हो या एफिडेविट की खिलाफ वर्जी हो, तो वो उस शख्स के खिलाफ जो उनके हदूद के अंदर है उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए ऐसा जो कह रहे थे फवाद चौधरी साहब, वो ये कह रहे थे कि जो अटॉर्नी जनरल को डायरेक्शन दी गई है वो ये है कि अब आप कोई दरख्वास्त दें हाई कोर्ट में, जिस दरख्वास्त में आप रिक्वेस्ट करें हाई कोर्ट को वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ उस एफिडेविट के सिलसिले में जो कानूनी कार्रवाई है वो करें। लेकिन उसमें उससे कोई असर एज सच नवाज शरीफ साहब को वहां से लाने में वो कोई यूजफुल इतनी नहीं होगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो डायरेक्शन जो है ठीक है। हाई कोर्ट या पाकिस्तान का कोई भी अदालत बरतानी हुकूमत को नहीं दे सकती। ये बताइएगा बैरिस्टर साहब, फिर मैं जावेद भाई साहब से पूछूंगा, जो जामिन होते हैं जैसे शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, उन्होंने जमानत दी थी और कहा था ही विल इंश्योर, तो सर इसकी क्या कानून में मुराद ली जाती है कि वो अपना इलाज करवा के वापस पाकिस्तान आएंगे? और जैसे अदालत आलिया से कहा गया कि अस खुद नोटिस ले, तो जो जमानत देता है और अगर वो शख्स ना ला सके या वो नहीं आते तो उस पर क्या फिर कानूनी कतगन जो है वो लग सकती है? देखिए जी, जहाँ तक जो एफिडेविट अगर कोई अदालत में दे और फिर उस एफिडेविट पे अमल ना करे, तो फिर उसका अदालत के पास एक ही फाइनल इलाज होता है और वो है कंटेम्प्ट का। सो कंटेम्प्ट की जो ताकत है वो अदालत के पास होती है कि उसके सामने कोई बयान दिया जाए, चाहे एफिडेविट की शक्ल में या जुबानी तौर पे, और उसके बेसिस पे, उस एफिडेविट या उस बयान के बेसिस पे, उस पर रिलाय करते हुए कोई ऑर्डर पास किया जाए, तो फिर उसकी खिलाफ वर्जी उस बयान की या एफिडेविट की, उसके बेसिस पे तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है उसके खिलाफ। ओके सर, जरा मेरे साथ रहेगा बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब। सर बता दीजिएगा, ये आप ही लोगों की तरफ से खबर आई थी एयाज सादिक साहब की, जो साबिक स्पीकर और मेंबर कौमी असम्बली हैं, कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। अब तो लगता है कि आप लोग इतने संजीदा नहीं रहे, लेकिन हुकूमत ज़रा संजीदगी से सोच रही है कि उनको वापस लाने के लिए शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने एक एफिडेविट तो दिया था और उन्होंने कहा था वो जामिन बनते हैं। तो बेहतर नहीं है कि नवाज शरीफ साहब आ जाएं? साल 2022 जो है वो वैसे भी ये बल्दियाती इलेक्शंस का साल है। मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं इनका अपना वतन है, नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया अनवार साहब। शहबाज साहब की जमानत से पहले इस मुल्क के वजीर आजम साहब ने अपनी एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई। कैबिनेट मीटिंग में चूंकि मियाँ साहब के ऊपर उस वक्त था कि वो बाहर जाने के लिए पाबंदी थी, उन्होंने ईसीआर के मामले पर खुद वजीर आजम पाकिस्तान ने फैसला किया। उन्होंने कहा कि, और हमें ये खबर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने दी है कि मैंने सारा रिकॉर्ड चेक कराया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जो आजकल उनके एडवाइजर हैं फैसल साहब, जो डॉक्टर फैसल, उनको भेजा है, उनको सारी रिपोर्टें चेक की हैं, शौकत खाना से उनकी रिपोर्टें आई हैं। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा कि वो इंतहाई तशवीशनाक उनकी सूरत हाल है, उन्हें फौरी तौर पर मुल्क से बाहर जाना चाहिए इलाज कराने के लिए। तो ये कैबिनेट ने फैसला किया है, वजीर आजम साहब की सरबराही में फैसला किया गया। और हमें सारी खबरें उस वक्त उनकी जो मिनिस्टर साहिबा थी वो दे रही थी, लम्हा बलम्हा वो ये कह रही थी कि तशवीशनाक सूरत हाल है, आप भी जब जानते हैं। और अदालत में भी जब अदालत ने उन्हें बुला के पूछा सबसे, तो उन्होंने कहा कि उनकी सेहत को बहुत बड़ा खतरा है, उन्हें फौरी तौर पर अपने उन डॉक्टरों से इलाज कराना चाहिए जिन डॉक्टरों से वो पहले इलाज करवा रहे थे। तो ये सारी वो पोजीशन है जो आज बदली जा रही है। और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, ये पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, उनकी कैबिनेट से पूछना चाहिए कि वो बात आप सच्ची कर रहे थे या आज आप सच करें। दूसरी बात,
शहबाज भाई शरीफ साहब साहब ये ने सर इस बात को 2 साल हो गए, कल की बात तो नहीं। नवाज शरीफ साहब का इलाज 2 साल, ये 2019 की बात आप कर रहे हैं। Exactly. शहबाज साहब ने अदालत को क्या कहा था कि इंशाल्लाह वो जरूर वापस आएंगे और अपना इलाज करवा के, और आज भी हमारा स्टैंड यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो ही गए, कोरोना और कोविड शुरू हो गया है, वहां जो सर्जरी थी, सर्जरी होनी थी, वो सारी जो है वो रोक दी गई है। आप समझते हैं कि अभी भी वहां बहुत ज्यादा अब भाई साहब ये दौरे एक जदीद है, दौरे हाजिर की गुफ्तगू करें। कोरोना की अब तीसरी, अब ओमिक्रॉन, ये 2.5 साल की बात है, बता रहा हूं। आप 2022 है सर, 2019 में गए थे नवाज शरीफ साहब। वो खत्म नहीं हुआ कोरोना, वो अपना इलाज मुकम्मल करवाएंगे। अपना इलाज करवाने के बाद जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट अदालत में दी थी, इंशाल्लाह वो वापस आएंगे, पाकिस्तान की सियासत में पूरी तरह हिस्सा लेंगे। और ये फैसला पार्टी और मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है कि किस वक्त उनके डॉक्टर, उनका इलाज जब मुकम्मल होगा तो वो जरूर वापस आएंगे। सर जी कथक लाने के लिए माजरत, अयाज सादिक साहब कह रहे थे मुलाकातें हो रही हैं, तो वो डॉक्टरों की मुलाकातों की थोड़ी बात कर रहे थे अयाज सादिक साहब। वो तो पसे चिलमन जो मुलाकातें होती हैं उसकी तरफ बैनुल सतूर इशारे कर रहे थे। आप भी सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं सर, ये तो आपने बिल्कुल ही पोजीशन ही बदल दी। अयाज सादिक साहब ने अगर कोई बात कही है तो वो खुद वो जानते होंगे। मैं ऐसी किसी मुलाकात से वाकिफ नहीं हूं, ना ही मुलाकातों की जरूरत है। हमें पाकिस्तान के लोगों के साथ हमने मुलाकातें रखनी है। ये फवाद चौधरी साहब ने अभी ये बात क्यों कही, मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। अभी जो मनी बजट लेके आए हैं पाकिस्तान में, इन्होंने एक दफा फिर महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया। जरा मनी बजट पे आते हैं, जरा मैं नसीम सदीकी साहब से भी ओपिनियन ले लूं। हटाने के लिए, ये तवज्जो हटाने के लिए अच्छा, ये शोशे छोड़ते हैं यार, हफ्ते एक नया शोशा छोड़ते हैं। अब इन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है, इन शोशों की तरफ ना जाएं। इस मुल्क की जो बर्बाद इकानमी आप कर रही है, जरा उस पे आते हैं भाई साहब जरा। लेकिन इस पे मैं, चूंकि नसीम सदीकी साहब बरतानिया में भी सहाफत करते रहे, इनकी भी सोर्सेज है, वहीं से स्टोरियां आ रही हैं। हमने वो जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी के थे इरफान हाशमी साहब, उनसे भी बात की थी। मैं नसीम सदीकी साहब बताइएगा, ये 2 वर्जन से, ज़ाहिर बात है, एक तो लाहौर हाई कोर्ट का प्रोसेस था, और जो अबाई साहब कह रहे हैं ये भी ठीक कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, ये मामला कैबिनेट में भी आया था, कैबिनेट ने भी इस पर भी फैसला किया था, हुकूमत पंजाब की भी रिकमेंडेशन थी, लेकिन वो कहते हैं ना पुलों के नीचे से बहुत सा पानी तो गुजर गया। 2022 की क्या पोजीशन? अनवार बहुत शुक्रिया। अब देखें कि गवर्नमेंट तो ये चाह रही थी कि कम से कम 1 अरब का बॉन्ड भरा जाए, फिर इनको जाने दिया जाए, लेकिन वो 50 रुपए के एफिडेविट के ऊपर उनको जाने दिया। लेकिन शहबाज शरीफ ने भी ये जमानत दी थी कि इलाज करवा के और डॉक्टर्स इनको इजाजत देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों की इजाजत दी। जी नहीं, 4 हफ्तों की नहीं, उन्होंने तो कहा था कि जब डॉक्टर्स अलाउ करेंगे तो ये वापस आ जाएंगे, और रिपोर्ट भी आनी थी। अच्छा, लेकिन मजे की बात यह है कि जिस तरह कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं ना, उनके पास पासपोर्ट है, वहाँ पे उनका वीज़ा भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन वहाँ से उनको कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि अभी अगर उनको हाई कोर्ट भी उनके खिलाफ फैसला दे सकता है, वो जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं। जी बिल्कुल, जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं। उसके बाद असाइलम का ऑप्शन है, फिर उनके बेटों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, वो अपनी वालिद की कफालत के लिए केस डाल सकते हैं, तो वहाँ से उनको जबरी निकाला नहीं जा सकता। जहाँ तक ट्रीटी की बात है, अली जफर साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है, ट्रीटी नहीं है बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन ऐसा हुआ है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो बरतानिया को कुछ मुल्ज़िमान मतलूब थे, वो पाकिस्तान ने उनको वापस किए। तो अगर कोई गवर्नमेंट सीरियस कोशिश करे तो वहाँ से उनको लाया जा सकता है। दूसरी बात यह कि उनके जिस तरह आने की बात हो रही है और बीमारी का कहा जा रहा है कि अभी इलाज चल रहा है, मुझे याद है 2 मौक़ों पर, एक मौके पर मरियम ने कहा कि जी वो तो आने को तैयार बैठे, लेकिन उनकी जान को खतरा है, जमानत दी जाए, जमानत दीजिए। इसका मतलब कि वो ठीक है। दूसरा, जब खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात मौलाना फजल रहमान जीते हैं, पहला मरहला, हाँ, तो मरियम ने कहा कि नवाज शरीफ तो उतावले हैं, पाकिस्तान आने के लिए बेचैन है। इसका मतलब है कि वो बीमारी वाला तो मामला कोई नहीं, वो चाह रहे हैं कि कोई डील हो जाए तो उसके बाद वो वापस आए। तो बीमारी का तो साफ बहाना ही लग रहा है ना इस वक्त। डील अगर हो जाएगी या कोई इलेक्शन अनाउंस हो जाएगी, डील हो रही है क्या? नहीं, डील बातें तो देखें चलती रहती हैं, डोर्स तो सारे ओपन रहते हैं, बंद तो कभी भी नहीं होते। और आपने देखा कि पहले भी इन्होंने जिला वतनी काटी थी, मुशर्रफ दौर में लगता था कि सारी ज़िंदगी वापस नहीं आएंगे, लेकिन वापस भी आए, वज़ीर आला भी बने शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म भी बने नवाज शरीफ। तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी, और दरवाजे बंद नहीं होते। लेकिन नवाज शरीफ आएंगे तभी जब पाकिस्तान के हालात उनकी फेवर में साजगार होंगे, क्योंकि अभी तो वो मुजरिम के तौर पे गए हैं। अगर वो कल वापस आ जाते तो उनको सीधा जेल जाना पड़ेगा। तो क्या वो जेल जाने के लिए तैयार है? जेल काटने के लिए तैयार है? ये भी एक सवाल अगर है। जेल काटने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई जमानतें चाह रहे हैं कि मेरे आने से पहले मेरे केसेस ख़त्म किए जाए, ताकि वो क्लियर हो और आके सीधा वो जाती उम्र जाए, अदरवाइज वो नहीं आएंगे वापस। बैरिस्टर अली जफर साहब, सर ये सियासी फैसला था जो बैरिस्टर
जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं, या ये एक लीगल इसको बैकिंग हासिल थी इस डिसीजन को? आप बताइएगा अली जफर साहब। और दूसरा उनका कहना है कि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं, लोगों की तवज्जो मईशत और जो मालियाती ज़िमनी बिल है उससे हटाने की। जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक फैसला उस वक्त काबीना ने किया था, वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, मेरी नज़र में जायज़ था, क्योंकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स उस वक्त आ रही थी। वो उस वक्त की अगर सिचुएशन में आप डालें अपने आप को, तो लग ये रहा था कि वाकई ही उनको जरूरत है डॉक्टर की। वो तो बाद में पता चला, बाद में सारे जब हकायक आए सामने तो पता चला कि वो सारा एक तरह से फेक था। लेकिन बहरहाल उस वक्त उसको जाने दिया। सवाल ये नहीं है कि उस वक्त जाने क्यों दिया और क्या हुआ, वो तो आई थिंक एक मैनिटेरियन रीजन भी था जिसकी वजह से जाने दिया। लेकिन सवाल ये है कि 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, अब वो वापस जो उन्होंने कहा था मैं 4 हफ्ते 5 हफ्ते में आ जाऊंगा, वो जो नहीं आ रहे और उसका कोई सबूत भी नहीं दे रहे कि किस वजह से वो उधर ठहरे हुए हैं, कौन सा ऐसा इलाज है 2.5 साल से मुकम्मल नहीं हो रहा। वो जब सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो एक रीजनेबल आदमी जो है, जो एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर है, वो तो यही सोचेगा और यही समझेगा कि वो अब ठीक हो गए हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको पता है कि वो जिस वक्त स्टैंड करेंगे उनको अदालतों का जो फैसला है वो सामने उनके आएगा, उनको केस जाना पड़ेगा और वापस उनको फेस करनी पड़ेगी अपनी जो कन्विक्शन के खिलाफ अपील है। तो ये मामला जो पुरानी बातें करना कि क्यों जाने दिया, मेरा ख्याल है इसका अब आज के दिन से कोई ताल्लुक नहीं। और ये कहना कि वो कोविड की वजह से इलाज नहीं हो सका, ये भी आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल पूछा अभी थोड़ी देर पहले अब्बासी साहब से कि वो कोविड तो खत्म हो गया और कोविड के दौरान तो बड़े इलाज भी होते रहे जी। ये कौन सा ऐसा इलाज है जो कि कोविड ने रोक दिया? अब तो वहाँ सब कुछ खुल भी गया था, ट्रैवलिंग भी हो रही है, तो ऐसी कोई मुझे बात तक समझ नहीं आ रही, लॉजिक नहीं समझ आ रहा, मंतक नहीं समझ आ रहा है इसका। तो सर ये, लेकिन ये बताएगा कि ये जो बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब ने कहा, तो बैरिस्टर अली जफर साहब अब क्यों आपको सूझी और हुकूमत सोच रही है अटॉर्नी जनरल साहब से कह के कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मूव किया जाए? दूसरी बात यह है कि इसको ये कहना कि अब क्यों सोचा, ये इसलिए सोचा कि ये डाइवर्जन है, ऐसी कोई बात, इन दोनों मामला का कोई ताल्लुक नहीं आपस में। एक तरफ हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो अगर कोई कॉन्विक्ट है, चाहे जो भी हो, वो सजा याफ्ता है, अगर कोई बाहर पाकिस्तान से है तो हर मुमकिन कोशिश की जाए कि उनको वापस लेके आए। अब जब हमारा काविश जो है, जो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, हर सतह पे कोशिश कर रहे हैं, जितना मैंने पहले कहा कि लीगली पॉसिबल नहीं है कि हम कानूनी तौर पे उनको लेके आए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम दरख्वास्त करें और म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए, नहीं अगर बरतानी हुकूमत रजामंद होती है तो उनको लाया जा सकता है, लेकिन जब तक वो रजामंद नहीं होते तब तक हमारे पास कोई ऐसा कानूनी हरबा नहीं कि हम लेके आए। तो अब भी हमने सोचा कि ये जो मामला है शहबाज शरीफ साहब का, हो सकता है अगर उनको थ्रेट मिले, उनको अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हाई कोर्ट में शुरू हो और लगे कि उनको कोई सजा हो सकती है, तो वो एक पॉसिबिलिटी है कि उस चीज़ को देखते हुए वो मजबूर हो जाए कि इधर वापस आए। तो ये हर मुमकिन कोशिश हो रही है और ये उसी कोशिश का एक स्टेप है, एक और स्टेप है। वरना तो अगर आप टेक्निकली देखें तो ये मामला हाई कोर्ट और जो कंटेम्प्टर है उसका होता है। कंटेम्प्ट का ऐसा मामला होता है जिसमें कोई दूसरी पार्टी आके कोर्ट की कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन नहीं दे सकती। ये कोर्ट और जो जिसने कंटेम्प्ट किया है, जिसने अदालत की खिलाफ वर्जी की है या गलत एफिडेविट किया है, ये उनके दरमियान होता है। लेकिन हुकूमत बहरहाल फिर भी कोशिश करेगी कि दरख्वास्त दें हाई कोर्टों के कानून के मुताबिक इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, मैं तो ये इसमें कोई डाइवर्जन नहीं है। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, सर महंगाई पे आता हूँ। बैरिस्टर साहब आपकी इजाजत से सर मैं जावेद अब्बासी साहब से एक जवाब लेके फिर मैं आपसे महंगाई का जवाब जरूर लूंगा। बैरिस्टर अली जफर, जावेद अब्बासी साहब सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, ज़ाहिर बात है एक नून लीग एक पोटेंट पॉलिटिकल फोर्स है, आप नहीं समझते कि ये अब आप लोगों की वो जो अंग्रेजी में कहते हैं एक्लीज हील्स है, कि इस पे आपकी सॉफ्ट बैली है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी ये जो आपने बिल की बात की आप उसमें जरूर जवाब दीजिएगा। जब उनसे पूछा गया तो उनका ये उस वक्त ही आते हैं जब सब मामला तय हो जाते, जैसे सदीकी साहब कह रहे थे, साउथ जद्दा से भी उस वक्त ही आए थे।
तो अब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाए, आप नहीं समझते कि इससे एक हजीमत उठानी पड़ेगी? तो अगर आज अगर सियासत यहीं पर करनी है और रहना भी है कायद तायात, तो फिर सर आके मैदान में आके सियासत करें ना, क्या बिल्कुल रुकावट है? कोई अजीमत नहीं है, ना ही कोई प्रोसीडिंग कंटेम्प्ट की शुरू होगी। ये मैं आपको कह रहा हूं, इन्होंने सारी मामले तो उसी तरह किए हैं। ये कहा करते थे कि ये अरबों रुपए टीटीज का पड़ा हुआ है, हम इन्हें अंदर करेंगे, वो पैसा वापस ले जाएंगे। कोई एक बात इनकी सच्ची निकली है? इन्होंने कहा था ये नैब के सारे केसेस है, सारी लीडरशिप को इन्होंने अंदर किया था। कोई एक केस मुझे बता दें क्योंकि इन्होंने लॉजिकल एंड तक पहुंचाया है। इन्होंने जितनी भी बातें आज तक किए हैं, वो शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा के देखें। वो कहता था मैं एक हफ्ते बाद इसहाक डार साहब को वापस लेके आऊंगा। वो मैं अगले नेक्स्ट वीक वो तारीखें दिया करते थे आपके प्रोग्रामों में भी और बाद में भी। इनकी किसी बात को मत सीरियस लें। ये इल्जाम लगाने में, ये तुहमत लगाने में, ये बुरा भला कहने में, ये गाली देने में, ये इनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन हकीकत में कोई इकदाम उठाकर कोई एक केस ये साबित करवा देते अपोजिशन के लोगों के खिलाफ, कोई एक पैसा ही तो रिकवर फिर आने में क्या रुकावट है? अगर कोई चीज साबित ही नहीं हो रही, फिर तो नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल आना चाहिए कि लॉजिकल एंड तक कुछ नहीं चीज पहुंची। तो फिर तो कोई आपकी आर्गूमेंट से तो ये जवाब सखस होता है, फिर तो नवाज शरीफ साहब को आ जाना चाहिए वापस। जरूर आएंगे। जो उनके केसेस पेंडिंग हैं, वो केसेस जो नैब की अदालत से उन्हें सजाएं मिली थी, वो आप हाई कोर्ट में फैसले होने दें। नैब के जजेस ने कहा है कि हमारे ऊपर दबाव था। जस्टिस सिद्दीकी साहब भाई ने, साहब नवाज शरीफ साहब का स्टेटस पाकिस्तान में, जस्टिस सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट देख लें कि उन्होंने क्या क्या कहा था कि किस तरह में आगे के फैसले करवाएं। वो जो जज साहब एक जिनकी डेथ हो गई अरशद मलिक साहब, वो अपनी रिकॉर्डिंग में क्या कहते हैं कि किस तरह मुझे दबाव के नतीजे पे फैसले करवाएंगे। उन फैसलों को आप छोड़ दें, वो जरूर वापस आएंगे। ये फैसला वो खुद करेंगे, अपने इलाज के बाद आएंगे। और इंशाल्लाह पूरी जमात यहाँ मौजूद है, सियासत कर रही है। आज जितने बाई इलेक्शन पंजाब के अंदर हुए, कितनी बड़ी शिकस्त दी हमने पीटीआई को, इनकी हुकूमत होने के बावजूद भी। इसका मतलब है कि आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत जो है वो मुस्लिम लीग नून है। और ये पीटीआई का असर आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में क्या हुआ है। यही असर इनका अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले हैं पंजाब के अंदर यही होगा। पाकिस्तान की अवाम ने फैसला कर लिया है कि इसलिए फैसला कर लिया कि जो इनके गवर्नेंस के इशू हैं, जो महंगाई का इशू है, जो इस वक्त लोग तकलीफों में, ये वो नहीं सॉल्व कर रहे। ऐसे ऐसे शोशे जरूर छोड़ देते हैं, ये भी एक शोशा साबित होगा। मुझे तो यकीन है कि ये शायद अदालत में भी नहीं जाएंगे, ये हफ्ते बाद भूल जाएंगे। और ये हफ्ते बाद भूल जाएंगे। मैं इनके अभी आपके पास टाइम नहीं है, मैं 85 मिसालें आपको गिनवा सकता हूं कि इन्होंने आके कहा कि हम ऐसा करेंगे, उन्होंने दूसरे दिन को याद ही नहीं रहता। कोई फॉलो अप है नहीं है, कोई ये नसीम सिद्दीकी साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे भाई साहब, वो कह रहे हैं फॉलो अप नहीं करते। हाँ, बात तो इनकी बिल्कुल ठीक है। आप देख लेना कि जितने केसेस चल रहे हैं, किसी भी केस का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। और जब कोई इनके हाथ में या वो अदालत के हाथ में होता है? नहीं, अदालत के हाथ में तो बहुत चीजें हैं, लेकिन चीजें तो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ने करनी होती है ना। जो भी आपके वकला है, जो केसेस जो भी केसेस आपने आगे लेके जाने, वो तो गवर्नमेंट ने प्रोसीडिंग करनी होती है ना। जो नैब है वो तो गवर्नमेंट के अंडर आता है। उनके जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, अक्सर उनके पास फोटोकॉपीज नहीं होती। तो ये बिल्कुल अब्बासी साहब ने सही बात की कि ये एकदम से हाइप क्रिएट होती है तो इनको याद आ जाता है। उसके अलावा आप देख लें कि अभी तक भी कोई गवर्नमेंट ने ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे कोई रिजल्ट जल्दी आने के नतीजे नजर आए। आप देखें कि कितनी ज़्यादा कोर्ट्स का ऐलान हो चुका है, एहतसाब कोर्ट की, तो कितने जजेस अभी तक लगाए गए। अगर जजेस को लगा दिया जाता जल्दी तो स्पीडी कोर्ट्स में स्पीडी फैसले होते। अभी एहतसाब अदालत के वही 2-3 जज है और उनके बहुत ऊपर इतना लोड होता है, इतने गवाहान हैं सारे मामले में। तो मुझे तो लगता है कि 10 साल भी गुजर जाएंगे तो इन केसों के फैसले नहीं होंगे। बैरिस्टर अली जफर साहब, सर ये एहतसाब का आपका बयानिया है और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो आज भी जब बात कर रहे थे पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम से, तो उन्होंने करप्शन की बात की। कल जो उन्होंने इस्लामिक स्कॉलर्स से बात की तो उस वक्त उन्होंने कहा कि करप्शन एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है। और दूसरा उन्होंने सेक्स क्राइम की बात की। ये आपके सामने आपके कुलीग रहे हैं सेनेट में, अब्बासी साहब तो बबांगे दौल कह रहे हैं कि ये आप लोगों ने आज बात की है, कल इसका फॉलोअप नहीं होगा। और किस मुकदमे का मंतकी अंजाम हुआ है? और पंजाब में आपको ज़िमनी इलेक्शन में भी शिकस्त करवाई और बल्दियाती इलेक्शन का भी कह रहे हैं नविश्ता दीवार पढ़ लें जो केपी में हुआ है पहले मरहले में। वहाँ मैं आपके आखिरी पॉइंट से शुरू करता हूँ, जहाँ बल्दियाती इलेक्शन का ताल्लुक है केपीके में जो हुए जी। ये कहना कि हमें शिकस्त हुई, मेरा ख्याल है दुरुस्त बात नहीं। हमने सेकंड हाईएस्ट हम पार्टी थे और वोट्स के हिसाब से हम बहुत ऊंचे थे। इनफैक्ट जब वो परसेंटेज देखें आप, वो अलग बात है कि सीटें हमारी जेयूआई से कम थी,
लेकिन उसके साथ साथ आप कंपेयर कर लें दूसरी जमातों से, अगर आप PMLN को देखें या जी। पार्टी को देखें तो उनसे तो बहुत हम आगे थे। और दूसरी बात ये है कि हमने ये जो इंतखाब कराया, साफ शफाफ कराया और एक बेहतरी हुई कौम के लिए, लोगों के लिए कि उनको लोकल बॉडी मिली और अच्छा है कि कंपटीशन हो। मेरे लिहाज से तो एक बड़ी अच्छी बात हुई कि आपस में कंपटीशन होगा। अब मुख्तलिफ जमातें अपनी अपनी परफॉर्मेंस करेंगी अपनी अपनी इलाके में, लोकल इलाकों में, और वो परफॉर्मेंस से चूँकि कंपटीशन होगी तो लोगों का ही भला होगा, क्योंकि हर पार्टी अपनी कोशिश करेगी कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बेहतर काम करे। यही मकसद होता है लोकल बॉडी इलेक्शन का, और मेरा ख्याल है हमने वो अचीव कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरा ख्याल है इसको बजाय ये कहने कि कौन सा हारा, ये कहना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है कि सिटिंग हुकूमत ने ये इलेक्शन करवाए, साफ शफाफ करवाए। अपनी जो कम सीटें आई थोड़ी आपकी बैरिस्टर साहब, थोड़ी अगर टेलीफोन की सर पोजीशन चेंज कीजिएगा, थोड़ी सी नॉइज आ रही है आपकी बात पे सर। जी अब सर कीजिएगा बात। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे जो इलेक्शन हुए उसमें बैरिस्टर साहब आपकी, ताकि ऑडियो की क्लैरिटी थोड़ी सी आ जाए, आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा, हम आपको दोबारा कनेक्ट करेंगे ताकि आपकी ऑडियो में और क्लैरिटी है। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। मेरा और मेरे जैसे 24,000 से जायद लोगों की आंखों का मुफ्त इलाज। मेरा और 73,000 से जायद लोगों की मुफ्त सर्जरी। मेरा और 90,000 से जायद लोगों का मुफ्त डायलिसिस। मेरी अम्मी की तरह 31,000 से जायद लोगों के दिल का मुफ्त इलाज। सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम से सिर्फ पिछले एक ही साल में लाखों लोग मुल्क भर में मुंतखब शुदा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा चुके हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा। Achieve their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's वेलकम बैक बैरिस्टर साहब। सर अब काइंडली हम व्यूअर्स वेलकम बैक। तमाम तीनों मौजूद में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है, बैरिस्टर जाहिद अब्बासी साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब और नसीम सदीकी साहब। जी बैरिस्टर अली जफर साहब, अपनी बात सर मुकम्मल कीजिएगा, आपकी थोड़ा साउंड का इशू आ रहा था। जी, मैं पॉइंट ये कह रहा था सर कि ये जो इलेक्शन हुआ है KP में, अल्टीमेटली इसका जो बेनिफिट है वो लोगों को जाता है। लोकल बॉडीज का मकसद ये होता है कि मुख्तलिफ जमातें आएँ, अपनी अपनी लोकल बॉडी में अपना अपना काम करें, आपस में कम्पीट करें, कंपटीशन होगी। हर जमात जो जीती है, जिस जगह पे जीती है, बेहतर करने की कोशिश करेगी, कारकर्दगी, और उससे उस कंपटीशन से इवेंचुअली लोगों का फायदा होगा। तो ये जो इलेक्शन कराया है इस हुकूमत ने, जो साफ साफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन था, और उसमें इसके बावजूद कि बहुत सारे वोट्स हमारे रिजेक्ट हुए, हमने वो जो इलेक्शन का प्रोसेस था उसको तस्लीम किया। हमने कहा कि JUI सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में आई है उधर नंबर्स ऑफ सीट के मुताबिक, लेकिन हम लोग सेकंड नंबर पे थे और एक अच्छा काम हो गया। उसको हुकूमत को मेरा ख्याल है बजाय ये तनकीद करने के कि आप हार गए या आप जीत गए, ये कहना चाहिए कि बड़ी अच्छी एक कारकर्दगी की है। पहली बार ये हुआ, और होपफुली पूरे पाकिस्तान में जब ये एक इलेक्शन होगा तो उससे हमारी जो
बुनियाद है जमहूरियत की, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, वो मजबूत होगी। तो ये इस किस्म की डिबेट करना कि कौन ने किसने 11 सीटें ली या किसने 10 ली, मेरा ख्याल है ये डिबेट इस वक्त कोई फायदा नहीं। वजह से अवामी पजीराई नहीं मिल रही। उन्होंने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की भी बात की, खाने वाला 133 लाहौर, और कहा कि जो बल्दियाती इलेक्शन है उनमें पॉलिसीज की वजह से, सिस्टम तो आपने अच्छा इंट्रोड्यूस किया है, खुद मुख्तार तहसील की सतह पर डायरेक्ट चेयरमैन आप बराह रास्त मुंतखब होकर आए हैं केपी में, वो तो मेरे ख्याल में जावेद भाई साहब भी इसके मोतरफ होंगे। लेकिन अली जफर साहब वो कह रहे हैं कि पॉलिसियों की अवामी पजीराई नहीं मिल रही और एहतसाबी बयानिया जो था उस पर कोई अमली नताइज नहीं निकले अभी तक, ये नुकता था। दूसरा इनकी ये बात कहना कि जनाब हम ज़िमनी इंतखाबात कुछ जीत गए और इसलिए ये आपका जो गवर्नेंस है वो साबित हो रही है कि वो गलत है, उसको आप थोड़ा सा कंपेयर करें एप्पल टू एप्पल। आप कंपेयर करें एक जनरल इलेक्शन को दूसरे जनरल इलेक्शन से। अभी बिल्कुल इन ज़िमनी इंतखाबात के बाद ही एक जनरल इलेक्शन हुआ है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, जो तकरीबन सेम रिप्रेजेंटेशन है हमारी पाकिस्तान की। वहाँ देखिए आप रिजल्ट जनरल इलेक्शन का क्या है। ज़िमनी इंतखाबात के डायनेमिक्स मुख्तलिफ होते हैं, वो डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, किस जगह पे ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, कैंडिडेट कौन है, वो क्या हुआ उसके साथ जब लास्ट टाइम वो फौत हो गए, उनकी जो सिंपथी वोट होता है वो भी एक आ जाता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आपने कंपेयर करना है परफॉर्मेंस को और आने वाले जनरल इलेक्शन को, तो आप देखेंगे सबसे करीब नजदीक जो जनरल इलेक्शन हुआ है उसमें क्या रिजल्ट आया है। अच्छा। उसमें जरा रिजल्ट आप अगर व्यूअर्स को दिखा भी सकते हैं तो आप देख लीजिए कि क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है। अब आई बात क्या जो मईशत है, जो इकोनॉमी है, उसकी क्या पोजीशन है सर। और कतरा क्लेम मुकदमात का जो अंजाम उनका, जो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या जो भी खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, सब बेलों पे बाहर हैं। एहतसाब आप लोगों ने कहा था पैसा लेकर आएंगे, जो लूटा हुआ माल है वो तो कुछ बरामद नहीं हुआ, वो ये कह रहे थे। जी देखें, वो जहाँ तक ताल्लुक है जो केसेस के कुछ के नताइज आए हैं, कुछ के नहीं आए। मतलब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तो मुकदमा जो है वो तो उसमें तो कन्विक्शन हो गई है और उसकी अपील वो खुद आगे नहीं चला रहे। वो ये कहना कि बिल्कुल ही कोई केस नहीं हुआ वो गलत बात है। लेकिन ये दुरुस्त बात है कि बहुत सारे केसेस हैं जो अभी तक पाइपलाइन में हैं, जिनके नताइज नहीं सामने आ रहे। और उसकी वजह जो मैं समझ सकता हूँ, जो मैंने एनालाइज किया है, 2-3 वजूहात हैं। एक तो वजह ये है कि कुछ जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस की तादाद प्रोसिक्यूशन ने दी है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन काम होता है स्पेशली नैब केसेस में। नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उनका इंडिपेंडेंट चेयरमैन है, जो प्रोसिक्यूशन है वो उन्होंने ही करनी होती है। तो कुछ केसेस में मैंने देखा कि विटनेस की तादाद 150 तक की गई हुई है। वो ऑब्वियसली अगर आपने उन विटनेसेस को लेके आना है तो उसमें टाइम लगना है। और दूसरा जो हमारा सिस्टम है कानून का, वो एक और बिल्कुल दुरुस्त सिस्टम है, वो पूरी राइट देता है, पूरा हक देता है जो अक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है, वो पूरा हक देता है कि वो अपनी डिफेंस कर सके। और कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन वो ये भी उतना ही दुरुस्त है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस करेड, यानी उसको दफन कर दिया जाता है अगर हरी किया जाए। तो पूरा अगर मौका मिल रहा है उससे, बल्कि शफाफियत की एक मिसाल सामने आती है कि उनको इतना वक्त मिल रहा है, हर एक को, हर कोई बेल पे है। इसका मतलब है कि किसी को किसी किस्म की विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही। जी सर, अच्छा आप कह रहे हैं विक्टिमाइजेशन को अपना हक मिल रहा है। हाँ, तो लेकिन अगर ये हक मिलने में देर हो रही है और उनको डिफेंस का पूरा राइट मिल रहा है, उसको हमारी ये कहना कि आपने कन्विक्शन नहीं कर सके, मेरा ख्याल है ये आर्गुमेंट को थोड़ा एक वैलिड आर्गुमेंट है कि देर काफी हो गई है, लेकिन उसको इस एंगल से भी देखना चाहिए ताकि आप पूरा पहलू उसको देख के फिर समझें कि क्या पोजीशन है। तो इसमें जरूर नाअहली भी है, प्रोसिक्यूशन की भी नाअहली है, इसमें मिस्टेक के विटनेस की बहुत सारी विटनेसेस भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ठीक है, जो डिफेंस है उसको भी पूरा हक दिया जा रहा है।
इस चीज को भी आप मद्देनजर रखें। इसको मद्देनजर रखते मैं बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, सर ये जो बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे हैं कि जो इलेक्शंस हुए थे एजे के, उसमें तो आपको काफ़ी मार पड़ी थी, आपकी हुकूमत थी, ये तो उनके नुक्ता ठीक है, ज़रूरत है, वहाँ पर आप लोगों की 5 साल हुकूमत रही, लेकिन पीटीआई वहाँ बरसर इक़्तिदार है और ये मेजॉरिटी लेकर गए। और जो कन्विक्शन है, आप भी खुद भी कानूनदान हैं, उन्होंने कहा कि फेयर ट्रायल का मौका मिल रहा है, ये मान लिया कि वक्त लग रहा है, लेकिन इसमें कोई नाअहली भी हो सकती है, सुतरवी भी हो सकती है, लेकिन फेयर ट्रायल मिल रहा है और जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड की मिसाल होती है, इसलिए इसको इस तनाजुर से देखना चाहिए। जावेद अब्बासी साहब देखें, गिलगित और बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज तक जितने भी जो भी जमात यहाँ बरसर इक़्तिदार हुई है पाकिस्तान में, उसी को हमेशा वोट मिली है। ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। और आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी के वक्त हुआ तो उनको हुई, हमारा वक्त हुआ तो उनमें हुए है, पीटीआई का वक्त हुआ, वो कभी भी पैमाना नहीं रहा, इसलिए कि वो सारी फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट से उनके इलाके चलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, उनके बड़े मसाइल हैं, तो उनको पता होता है कि फेडरल गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस सारी हुकूमत के ऊपर हैवी होता है। अब तो इतनी पोजीशन हो गई, एक जमाने में हमारा यहाँ जब होता था डिप्टी सेक्रेटरी होता था कश्मीर कौंसिल का, वो भी बड़ा हैवी होता था, तो वो पोजीशन उनकी इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी प्रोविंस की तरह उनकी पोजीशन अभी तक नहीं है, लिहाजा उनके ऐसे मसाइल हैं, वो कभी भी पैमाना नहीं रहा। दूसरा, अली जफर साहब से मेरी बड़ी दोस्ती भी है, बड़े एहतराम भी है, ये इलेक्शन पीटीआई ने नहीं करवाई, और आपका तलक भी क्वाड से और मेरा तलक एबटाबाद से, हम जानते हैं कि हुकूमत, प्रोविंशियल हुकूमत पहले हाई कोर्ट में गई इस इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए, फिर वहां नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट गई। लेकिन भाई साहब जब डस्का में हुआ था तो उसमें तो आप पंजाब हुकूमत को मुल्ज़िम ठहरा रहे थे, तो क्रेडिट तो देना, केपी की गवर्नमेंट ने ओपन इलेक्शन तो कराया ना, कोई वो जो टैक्टिस होती है हुकूमती वो तो नहीं की ना। उस पे आ रहा हूं। हाँ, डस्का में तो आप मिसाल देते थे पंजाब हुकूमत की। बिल्कुल, मैं उस पर आ रहा हूं। ये हुकूमत ने हुकूमत अगर कराती तो इमरान खान साहब जब आए थे तो आतर से कह रहे थे कि मैं 90 डेज के अंदर बलदियाती इंतखाब कराऊंगा। 3.5 साल गुजर चुके हैं, सूबे में बलदियाती इंतखाब ने कराए। पंजाब में जो बलदियाती इंतखाब लोग अलग थे उनको इन्होंने घर भेज दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, ये हकीकत सबके सामने है। ये इलेक्शन अब जब हुए हैं उस वक्त हुए हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दाखिल की गई। ये करवा क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि इनकी पॉलिसीज इतनी जालमाना थी, महंगाई इतनी ज्यादा है, परेशानी इनके लिए इतनी ज्यादा है कि इन्हें पता था कि इनके साथ वही असर होगा जो खैबर पख्तूनख्वा में इनका असर हुआ। हमारा भी अच्छा नहीं हुआ, मैंने माना है कि हमें भी वोट, मैं भी नहीं कहता कि हमारा को बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हुकूमत के लिए बड़ी ही ज्यादा इनके लिए बहुत ही बड़ी सबकी हासिल हुई है। अब मसाइल क्या है, मसला क्या है? सबसे बड़ा ये मसला नहीं है कि अपोजिशन को गाली दें। ये जो केसेस की बात हुई है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट लाहौर ने कहा है, उन्होंने कहा कि नैब को मिसयूज किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि नैब के लोगों की लॉयल्टी चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्होंने कहा नायब हुकूमतों को गिराने और बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्होंने कहा है कि नैब लोगों की और इज्जतदार लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए कहा गया जा रहा है, उन्होंने कहा कि नैब फेल हो गया है किसी के खिलाफ एक केस साबित करने में, उन्होंने कहा है कि ये प्रोसिक्यूशन के जितने इनके आते हैं, जो इनके प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो अपना केस ही प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो किस तरह आगे लेके चलेंगे? हम ये पहले दिन से ये बात करते थे। अब एक केस देख लें, 3.5 साल इनके हो गए, 1.5 साल इनको मिलने वाले, 6 महीने भी नहीं है। अगर मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ये मान भी लूं कि इनको पूरा 1.5 साल मिलेगा, किसी एक केस को भी ये मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, तो ये कौम से क्या वादा करके आए थे? अरबों रुपया लूटी हुई पैसा है। ये वो सारा मामला है जो एक झूठ के ऊपर खड़ा किया गया था, एक अफसाना बनाया गया था, इस तरह प्रेजेंट किया गया था कि जिस तरह वो आएंगे किसी एक के खिलाफ। आज नैब की वजह से कोई सरकारी अफसर फेडरल सेक्रेटरी कोई साइन नहीं करता कि आज जो चीजें रुकी हुई, किस लिए रुकी हुई हैं? ठीक है, कोई साइन करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि कल हमारी पगड़ी उछालेंगे, हमें ये सामने खड़े करेंगे, जलील और ख्वार करेंगे, और इसमें निकलना कुछ नहीं है। तो जिस तरह FIA को और नैब को इस हुकूमत ने अपोजिशन के लिए इस्तेमाल किया है, उससे उन अदारों की अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, खाक में मिल गई है। इनके ऊपर कौन रिलाई करेगा? ये हम पूछ रहे थे कि ये नैब और क्या FIA की क्रेडिबिलिटी रह गई है। मैं जरा पहले नसीम सिद्दीकी साहब से पूछूं, फिर बैरिस्टर अली जफर साहब से पूछूंगा। सिद्दीकी साहब, आपकी क्या राय है? वो कह रहे हैं बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से उनकी हुकूमत से तवक्कुआत थी कि, और उन्होंने अपने बयानिए में कहा भी था कि वो जो पैसा है वो वापस निकलवाएंगे, वो नहीं निकलवा पाए और लोग उससे नाउमीदी का शिकार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब तो आज भी कह रहे थे अपनी पार्टी के तर्जुमानों को कि वो एक ब्रांड है
और उनको अपोजिशन के बयानी पे हावी होना चाहिए, क्योंकि उनका जो ब्रांड है हुकूमत का वो करप्ट नहीं है। तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब इस नुक्ते पे कह रहे हैं, अब्बासी साहब उस नुक्ते को हैमर कर रहे हैं। नहीं, आपकी क्या राय है? आप ये देखें, बात यही है कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट की इस वक्त थोड़ी सी ग्राफ नीचे जा रहा है, वजह यह है कि जो कंटेनर पे खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो वादे किए थे, जिस तरह कहा था कि एहतसाब किया जाएगा, वो लोगों को नज़र नहीं आ रहा। फिर जिस तरह 1 करोड़ नौकरियों का वादा हुआ, 50 लाख घरों का वादा हुआ, वो आवाम उन चीज़ों को देख रही है जो आपने अपना मंशूर दिया, जो आवाम के साथ वादा किया। और जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, हालांकि इसकी वजूहत मुख्तलिफ है, कोविड की वजह से ये सारे मामला है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान में बेरोजगारी भी बढ़ी है। दूसरी बात यह कि पीटीआई गवर्नमेंट एहसास प्रोग्राम बड़ी अच्छी तरह लेके चल रही है, नौजवानों को कर्जे दिए जा रहे हैं, रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, एफबीआर की कलेक्शन बढ़ गई है। अभी मैं आपको बताऊं कि आपको भी नहीं पता होगा कि एक गुड्स ट्रेन इस्लामाबाद से निकली हुई है, आप बताएं कहाँ गई है? किसी को भी नहीं पता, जिससे मैं पूछता हूँ। वो इस्तांबुल के लिए रवाना हुई है। यानी कि गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है, लेकिन उसको प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा। आवाम के पास बयानियाँ यही चल रहा है कि महंगाई बहुत हो गई है। आप सड़कों पर जाएँ, जिस तरह गाड़ियाँ फिर रही हैं, पता ही नहीं चलता कि यार पेट्रोल किधर महंगा हुआ है। लेट आप बेकरी चले जाएँ, अंडे ख़त्म हो जाते हैं, डबल रोटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो अपोजिशन बयानियाँ लेके चल रही है, लोग उससे कन्विंस हैं, जबकि गवर्नमेंट के जो अच्छे काम है, पीटीआई हुकूमत अच्छे काम कर रही है, ईमानदारी के साथ इमरान खान काम कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रोजेक्शन नहीं मिल रही। मीटिंग्स होती हैं, तर्जुमानों की होती हैं, वुज़रा की होती हैं, मावन खुसूसी की होती हैं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट कोई नहीं निकलता। आपने वही देखे कि शहबाज शरीफ के मामले पर शहजाद अकबर ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वो जमानत लेके बाहर आ गए। तो अवाम असल में इन्हीं चीज़ों के साथ एनालाइज करती है कि आप कह क्या रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या नज़र आ रहा है। तो जब ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, एहतसाब किसी का हो नहीं रहा, तो फिर कह रहे हैं जी जो खाता था तो लगाता भी तो था ना। तो खाता था तो लगाते। बैरसे साहब, आपका बयानिया ये है कि महंगाई में कमी आ रही है, और एफबीआर के चेयरमैन वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब कह रहे हैं, और बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं, और जो नसीम सिद्दीकी साहब भी कह रहे थे कि आप लोगों ने जो वादे किए थे, लोग उससे, वो यार्ड स्टिक है उनके पास, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, उस यार्ड स्टिक से हर चीज़ को जांचा जाता है। तो सर, आप तो खुद भी माशाल्लाह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जो आपकी बात है वो लोगों के घरों में जा रही है, ये जो अपोजिशन का बयानिया डोमिनेट कर रहा है? सर, आपकी क्या राय है? जी देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बढ़ी है, और उसकी वजूहात जो हैं बहरहाल एक्सप्लेन की गई हैं, लेकिन वो वजूहात को तो एक तरफ रख देते हैं, लोग देखते हुए हैं कि इससे होप क्या है, क्या उम्मीद क्या है, क्या ये महंगाई कंट्रोल में आएगी या नहीं आएगी। तो पहले होप की बात करते हैं, उम्मीद की बात करते हैं। और इस वक्त आप ये देखें कि जब जून का बजट आया था, तो पीटीआई की हुकूमत ने ये कहा था कि ये बजट का एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। हमने बजट ऐसा बनाया है, इसमें ऐसी चीज़ें डाली हैं, ऐसे काम करने लगे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता का जो इम्पैक्ट होगा वो महंगाई को कंट्रोल करने में, इन्फ्लेशन को नीचे लाने में, वो एक तरह से लोगों को फ़ायदा उसका डायरेक्टली होना शुरू होगा, और वो होना शुरू हो गया है। आप देखें, अगर आप नवंबर से दिसंबर का कंपैरिजन करें तो इन्फ्लेशन कम होना शुरू हुई है। अब आप अगर हर महीने इतने पॉइंट्स इतने अभी कम हुआ है, और उम्मीद यही है कि वो जो एक क्राइसिस हुआ था जिसमें पूरी दुनिया की कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चले गए थे, वो कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे आना शुरू हो रहे हैं, तो इसका परसेंटेज इन्फ्लेशन की कंट्रोल की और ज़्यादा हो जाएगी। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे जो अहम चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, उनके प्राइसेस ऑलरेडी कम हो गए हैं। अगर आप इसके स्टैटिस्टिक्स देखें, एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उनके प्राइसेस ऑलरेडी कम होना शुरू हुए हैं। तो ये जो होप थी जो हमने जून में दिलाई थी, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट सारे लोग बातें कर रहे थे कि कोई है नहीं पॉलिसी इन प्लेस, वो जब पॉलिसी इन प्लेस हुई जून में, उसका रिजल्ट अब आना शुरू हुआ, जल्द आना शुरू हुआ। आप देखें कि अभी 4-5 महीने भी नहीं हुए जब ये सारी इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, तो आगे जाके इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले 6 महीने में मजीद कन्वर्ट होगा। आप कह रहे हैं अगले 6 महीने में मजीद कीमतों में कमी वाक़या होगी, लेकिन ये जो आप लोग लाए हैं जो मालियाती तरमीमी बिल है, इससे इन्फ्लेशन ट्रेंड्स को ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं मिलेगी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब? बल्कि आप ये देखें कि अभी मुझे खबर मिली है कि जो डिविडेंड
कंपनियों ने, पाकिस्तान की कंपनियों ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो 80% तक का है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो ये आप जो आइटम जिस तरह देखते हैं आपको नज़र आता है कि ये इम्पैक्ट इसका होना शुरू हुआ। जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, जो आइटम्स है सेंसिटिव आइटम, इसमें मेरी नज़र में अगर आप सारे आइटम्स देखें तो शायद 2-3 ऐसे आइटम्स हैं जिन पे मेरा ख्याल है कि ये पैसे गलत हैं, कि इन पे सेल्स टैक्स नहीं लगाना चाहिए। मतलब एक एग्जाम्पल आपको देखा हूँ सोलर पैनल्स का। सोलर पैनल्स के ऊपर एक तरह से 17% सेल्स टैक्स करने का मतलब है उनको आपने महंगा कर दिया। अगर महंगा कर दिया तो उनको लोग लगाएंगे नहीं, और अगर नहीं लगाएंगे तो वो बिजली का आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगवाने पड़ेंगे और डॉलर लगाया जाएगा। इस तरह के कुछ आइटम्स हैं जिस पर तनकीद की जा सकती है मिनी बजट में। बट ओवरऑल अगर आप देखें जो हमें समझाया गया आज भी और उससे पहले भी, तो उससे नज़र आता है कि उसमें कोई ऐसी इंफ्लेशनरी टेंडेंसीज नहीं है। वो कुछ ऐसे लग्जरी आइटम्स हैं जिनके ऊपर लगाया गया है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं, जैसा मैं आपको एग्जाम्पल दिया, पे नजरसानी करनी चाहिए, नजर करनी चाहिए। सर बिल्कुल आपने ठीक है। मैं व्यूअर्स एंड पे चलते चलते आप सबका शुक्रिया अदा करने के बाद ये जरूर बताऊंगा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स डायरेक्टरी का इजरा किया है 2019 का। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 98,54,000 टैक्स दिया है, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने 25 लाख, जरदारी साहब ने 22 लाख और बिलावल साहब ने 5,35,000 रुपए टैक्स अदा किया है। और शौकत तरीन साहब ने बताया कि 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ 30 लाख लोग पाकिस्तान के टैक्स देते हैं। तो जब हम ये मईशत की बात कर रहे हैं, अच्छा इनिशिएटिव भी एफबीआर ने 2019 की, उसमें सियासतदानों को भी देखना चाहिए कि जितनी उनके पास माशाल्लाह मालो मता है, उसके बाद जो टैक्स का रेशियो है वो क्या उससे मुताबिकत रखता है। अगर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होगी तो फिर आम पाकिस्तानी जो हैं वो भी टैक्स देने के लिए आगे बढ़ेंगे। 22 करोड़ में सिर्फ 30 लाख लोग जो हैं पाकिस्तान के टैक्स देते हैं, और फिर हम रोना रोते हैं कि पाकिस्तान में वसाइल क्यों कम है और हमें क्यों कर्जा लेना पड़ता है। ये भी एक इशू था जिसको हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जरूर एड्रेस करेंगे। बारकैफ हमारी जो आज गुफ्तगू हुई वो अच्छे पैराए में हुई। आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली जफर साहब आपने ज्वाइन किया, बैरिस्टर जावेद अब्बाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, नसीम सदीक साहब, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। व्यूअर्स आज के लिए यही कुछ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी पाकिस्तान टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।